नमस्कार, मैं प्रेम कुमार विद्यार्थी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग फेसबुक लाइव में आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं आज दांगी प्रवाह पत्रिका परिवार और उन सभी आप सभी तमाम श्रोता बंधु को जो आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं दांगी प्रवाह पत्रिका परिवार को भी जो आप मुझे इस लायक समझा। आज हम लोग बात करेंगे समाज व राष्ट्र में युवाओं की भूमिका और वर्तमान में स्थितियां। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि युवा है क्या। यूथ मीन्स युवा जो नई ऊर्जा रखता है। युवा मीन्स जो नई ऊर्जा रखता है, बदलाव को स्वीकार करता है, नई दौर में नई कोशिशें करता है और ऊर्जा को एक सही दिशा में बदलने की क्षमता रखता है, युवा है। हम लोग आगे अगर देखें तो समाज व राष्ट्र पे भी थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। समाज किसे कहते हैं, आप वैज्ञानिक को भी सुन चुके हैं, देख चुके हैं और महसूस कर चुके हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही जीता खाता है। और इसे परिभाषित किया है अरस्तु ने, महान वैज्ञानिक थे, और महसूस किया होगा, उस समय देखा होगा, समझा होगा, परखा होगा कि समाज की क्या स्थितियां रही हैं। आज ही नहीं, समाज को हम लोग अगर पुराने काल में देखें तो हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से आज तक की स्थिति जो देख रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा फोकस करना था समाज पे, इसलिए कि हम लोग बैक से आना चाह रहे थे और अभी की स्थिति पे हमको चर्चा करनी है। समाज व राष्ट्र में युवाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या है स्थिति, क्या है परिस्थितियाँ कहाँ तक पहुँचा दी है और युवा चाहता क्या है। हर लोग विकास की बात सोचता है, विकास करना चाहता है, लेकिन प्रकृति जो है भी अपना रूप लेती है और प्रकृति को भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर हम वास्तविक रूप में यह जो नेचर है, यह प्रकृति है, यह जो सुंदर सा शरीर है, सुंदर पृथ्वी है, सुंदर सी चीज़ें हैं और जितने भी हम लोग को स्वादिष्ट भोजन यहाँ पे मिलते हैं, तो सब प्रकृति के जो देन है उसको हम लोग को समझना होगा और हम लोग इस पे आत्ममंथन भी करना होगा कि हम अपने आप में यहाँ पे क्या हैं और किस रोल में है और हमारा दायित्व क्या है। आखिर युवा परिवर्तन चाहता है तो किस रूप में परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन का मूल मंत्र क्या होगा, उसके लिए युवाओं के लिए एक सोचनीय प्रश्न है। तो हम सबसे पहले आएंगे कि राष्ट्र निर्माण क्या है, राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं, राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या होता है। ये चीज़ हम लोगों को समझने की काफ़ी ज़रूरत है और हम लोगों को इस पे बातें भी करनी चाहिए, चर्चाएं भी करनी चाहिए और आत्ममंथन भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं जानेंगे कि राष्ट्र आखिर है क्या और राष्ट्र का मतलब क्या होता है। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्रीयता की परिभाषा जानते ही भी नहीं है बहुत सारे लोग, और जानते भी हैं तो वही बात करते हैं। हम बुद्ध की बात करते हैं, राम की बात करते हैं और रामायण की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें, बाइबल की बात करते हैं। अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथें हैं सभी आपको एक अच्छे व्यक्तित्व की निखार के लिए परिभाषित करते हैं, लेकिन फिर वही हम लोग करते जाते हैं जहाँ जो चीज़ करना ना चाहिए। और जहाँ तक मनुष्य का सवाल है, आदमी का, युवा का सवाल है, तो युवा हमेशा प्रगति की राह पर सोचता है, लेकिन किसी न किसी मार्ग से भटकता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पे। तो हम राष्ट्र निर्माण पे पहले चर्चा करेंगे। समाज के बारे में थोड़ी सी हमने ब्रीफ की है, बाकी चीज़ें तो आप जान रहे हैं, देख भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं समाज कितना ज़रूरी है लोगों के लिए। समाज में मनुष्य जो सामाजिक प्राणी कहलाया है, तो समाज के बिना कोई भी नहीं जी सकता और समाज तभी संभव है जब एकजुटता बना के रहें, एक साथ मिला के चलें, बैलेंस करके हम लोग चलें। तो कहता है कि राष्ट्र निर्माण
से अभिप्राय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समानता के साथ आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना ही हमेशा चाहता है समाज की हम लोग आगे बढ़ें। सबकी प्रवृत्ति भी वही रहती है, हर लोगों की भी वही चाहत होती है कि हम आगे बढ़ें। और समाज में व्यवस्था सुदृढ़ करना है, व्यवस्था को बेहतर बनाना है। राष्ट्र निर्माण की भी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मानव जीवन को समानता का हक दिलाया जा सके। हर लोग हक हकूक़ की लड़ाई करते हैं और लड़ते हैं, लेकिन हक के लिए क्या होता है, उन्हें बेहतर भी बनाया जा सके और बराबरी का भी हक दिलाया जा सके। यदि किसी समय में किसी वर्ग विशेष का शासन होता है, शासन भी हम लोग इतिहास में बहुत सारे काल में पढ़े हैं हम लोग, मुग़ल काल का भी शासन, फिर हम लोग सम्राट जो अशोक का भी शासन ये कहे, तो इनमें भी हम लोग ये देखते हैं कि किनका शासन बेहतर रहा है। शासन काल के बारे में हम लोग इतिहास से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखते हैं और सीखने की भी ज़रूरत है युवाओं को। तो वही कहता है कि शासन समय में किसी भी वर्ग विशेष का शासन होता है और होता रहा हो, तो हमें राहों पर चलने के बजाय राष्ट्र निर्माण के नए रास्ते को तैयार करना होगा, जहां एक घाट पे बाघ व पानी एक साथ पानी पीते हों। राष्ट्र देखिए कितना बेहतर तरीके से हम इसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्र जैसे हम लोग अगर अमेरिका, लंदन, अन्य देशों की बात अगर करें तो वहाँ पे भी वही होता है, राजा रंग एक समान होता है। भारत में भी वही होता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या है आप महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे खुद देख रहे हैं कि राजा रंक में कितना फ़र्क है। यहाँ पे भारतीय जो प्रणाली है, चाहे शिक्षा प्रणाली हो, यहाँ पे आपको जो व्यवस्था बनाई गई है और व्यवस्था में जो जहाँ पे कमियां नज़र आती है, आप खुद महसूस करते हैं, देखते हैं और वहाँ पे कंक्लूजन भी, अपना विचार भी देते हैं। तो वही कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। भारत युवाओं का देश है इसलिए कि 65% पूरा विश्व की आबादी का अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में अगर ज़्यादा आबादी युवाओं का बसता है तो सिर्फ भारत है, जहाँ पे 65% भारत में जो हैं युवा हैं। लेकिन हम अगर व्यवस्था की बात करें, युवा अपने स्थिति तक पहुँचने की बात करें तो फिसडी साबित होता है। मीन्स अनुपातन काफ़ी कम अपनी उपलब्धि तक पहुँच पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है और कम समय में इस पे नहीं है, बहुत बड़ी बहस की भी ज़रूरत है कि भारत में मौजूदा स्थिति में 70 करोड़ युवा हैं। 70 करोड़ युवा अगर चाहे तो मात्र 2 दिनों में भी परिवर्तन कर सकता है, पूरी व्यवस्था को परिवर्तन करके रख सकता है। लेकिन युवा को आखिर क्या हो गया है, यह हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और युवा आखिर दिग्भ्रमित क्यों है और युवा चाहता क्या है और कर क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है। अगर हम वैज्ञानिकों की माने और कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं संजय भारती जी, नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों का भी क्वेश्चन हम बीच बीच में, हेमराज सर का भी नमस्ते। दांगी समाज में अच्छे दिन आने वाला है इन कर्मठ युवाओं के द्वारा, धन्यवाद। ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ पे बाई कास्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं मीडिया से भी वास्ता रखा हूँ और चूँकि समाज के बिना कोई नहीं ये कर सकता, हम तो जनरली सबकी बात करेंगे और हम करते भी हैं। लेकिन समाज का अगर दायित्व मिलता है तो हम वहाँ भी पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि हमें पहचान जो है हर जगह से मिलती है और सबके लिए होना चाहिए। मनुष्य जो है अपनी मानवता कहीं पे खोनी नहीं चाहिए और यह हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए, सबके लिए हम हैं। और अपनी मानवता भी यही कहता है, मैं उसका कद्र करता हूँ। मानवता के सामने राजनीति और जात पात की बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम जिस मंच पे हैं वहाँ पे हमारा समाज का भी दायित्व है और हम समाज को भी चाहेंगे कि सशक्त बने और अपनी एक दिशा की ओर ले जाएं। तो युवाओं को उत्प्रेरित भी करना चाहेंगे और हम उसके लिए स्पेशलाइज उनको भी
कुछ न कुछ बातें देते हैं, टिप्स देते रहते हैं हम लोगों को जो आता है। और युवा अगर वास्तविक में चाहे तो अपने समाज को ही नहीं, अपने देश को, अपने परिवार को और अपने आप को जो है एक उन्नत राह पे पहुंचा सकता है और अपनी बुलंदियों के उच्च शिखर तक जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे क्या है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, नहीं तो थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर देना चाह रहा हूँ कि राष्ट्र एक ऐसी ऊर्जा, समूह, विचार तथा सोच है जिसमें मानव की परवरिश की ख्वाहिश पूरी होती है। मीन्स हम जो चाहते हैं वो राष्ट्र से अपनी ख्वाहिश की पूरी करते हैं। हम अगर चाह रहे हैं कि नौकरी करना है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमको एक अच्छे समाज सेवी बनना है, हम चाह रहे हैं कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ बनना है, हम चाह रहे हैं कि एक अच्छे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, तो यह राष्ट्र आपको उपलब्ध कराता है। और भारत की यहाँ पे व्यवस्था है, भारतीय जो यहाँ पे आपको न्यायिक व्यवस्था है, तो न्यायिक व्यवस्था भी यही कहता है, यहाँ कहता है कि सबके लिए एक समान कानून है, एक समान शिक्षा है, एक समान लोगों को रहने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ मौलिक अधिकार भी जो दिए गए हैं वो भी आपके लिए एक समान दिया गया है। लेकिन है क्या कि युवा को अभी एकजुट और अपने उद्देश्य के प्रति खरा उतरने और एक मोटिवेशनल पावर के साथ एक दूसरे को जोड़ने की ज़रूरत है। और तभी हम लोग एक दूसरे से भ्रष्टाचार, जातिवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और युवावाद, तो इस पे हम लोग भी ये कर सकते हैं। और हम एक देवराज दांगी जी, आपका भी स्वागत है आपके कहने पर, और रमेश दांगी जी, राकेश जी, हेमराज जी, आप लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया था, मैं आप लोग का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हम बीच बीच में क्वेश्चन भी आप लोग का अगर है तो उस पर भी कुछ ये करना चाहेंगे। और ज़्यादा देर का भी समय हम नहीं तो कुछ देर 15-20 मिनट लेना चाहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। एम, व्हाट इज़ योर एम, युवा के पास होता है। अगर हम 9th 10th 11th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो सबों की सोच होती है एक अच्छे नौकरी करें या एक अच्छे बिजनेस पे जाएं। लेकिन पढ़ना तो सबके लिए ज़रूरी है। 14 बरस तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा इसलिए सरकार ने की है कि आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपका दिमाग जो है या फिर अपने आप को भी असहज महसूस करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 10 से 20% युवा जो हैं कि अगर छोड़ दें, 10 से 20%, हम अपना कंक्लूजन दे रहे हैं, यह हमारा कोई रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन मेरा जो अभी तक पत्रकारिता का सफ़र रहा है, सोशल जो सेक्टर में जो रहे हैं या फिर एजुकेशन में जो शैक्षणिक सत्र में हमने जो महसूस किया है कि आज की 10 से 15% या 20% युवा जो हैं को अगर छोड़ दें तो 60 से 80% छात्रों की स्थिति काफ़ी भयावह है। इन द सेंस आप सोचिए, इनके आंकड़ों को देखिए और अपने आसपास को देखिए और महसूस कीजिए कि आखिर युवा कर क्या रहा है और युवा को करने की क्या ज़रूरत है और कर आखिर क्या रहा है, सोच क्यों नहीं रहा अपने फ्यूचर के प्रति। अगर वो नहीं सोचेगा तो क्या वो अपने उस पर दायित्व नहीं है क्या? आप खुद इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने अंतरात्मा से सोचिए कि अगर इन युवाओं की स्थिति अगर बदहाली के कगार पर हमेशा रह गई तो युवा देश कैसे तरक्की कर पाएगा। हम एक श्रेष्ठ भारत और एक भारत की जो बात करते हैं, हम आगे कैसे बन पाएंगे? ये हमारे लिए बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है और मैं भी इस पे बहुत चिंतन मनन भी करते रहता हूँ कि कैसे युवाओं को सशक्त करूँ, कौन सा टेक्निक दें। कोई जादुई छड़ी किसी के पास तो हो नहीं सकता और हम सिर्फ कर्म पे क्योंकि विश्वास करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम किसी भी स्थिति को मोड़ने के लिए बगैर कोई मेहनत का, बगैर कोई पढ़ाई का, बगैर कोई प्लान का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम जो देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे फर्जी डिग्रियाँ मोहल्ले बांटी जा रही है। यहाँ की ज़िले प्रखंड स्तर पे जो कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो बन रहे हैं वो सिर्फ डिग्रियाँ बांट रहे हैं, उससे जो है गेन नहीं कर रहा है बच्चा।
बच्चा पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा है, बल्कि यहाँ पे स्थिति क्या है आजकल कि सिर्फ डिग्रियाँ लेने के पढ़ रही है। अगर यही स्थिति रही तो ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा मखौल होगा और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि स्कूलों में, कॉलेज में यहाँ पे अगर स्थिति को देख लें कि प्रैक्टिकल की व्यवस्था 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन तक के नहीं है। पीएचडी भी आप कर लिए तो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपको ढंग से पढ़ाया नहीं गया। हम बात कर रहे हैं 60 to 80% बच्चों की, हम 10 to 20% बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आबादी हम 60 से 80 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि इन युवाओं की स्थिति अगर बदहाल रही तो आखिर कब सुधरेगा और सुधारने वाला कहाँ से आएगा और कौन सुधारेगा? आपके माता पिता नहीं सुधार पाए, आपके गुरु नहीं सुधार पाए, आपके इंस्टीट्यूशन नहीं सुधार पाया, तो आखिर कहाँ सुधरेंगे बच्चे? और उसके लिए कौन आएगा और कौन उसका बीड़ा उठाएगा? तो ये सब सोचनीय प्रश्न है और इस पर तर्क भी होनी चाहिए। अगर समाज सेवा से लोग जुड़े हैं, एजुकेशन से लोग जुड़े हैं, तो उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा अगर ध्यान देने की ज़रूरत है तो अभिभावक को हो रहे हैं उसके लिए क्रॉस चेकिंग भी कीजिए। आप बच्चों को, आप उन्हें निगरानी भी कीजिए, आप उनको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करें। झुकाव किस ओर है वहाँ पे आप ले जाने की कोशिश करें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर उनकी उद्देश्य की प्राप्ति कैसे करें, वो स्थिति जो है वहाँ पे तड़ंग भड़ंग वाला एज होता है। और इस तड़ंग भड़ंग वाले एज में मन की बात जो है, तरह तरह की जो बातें होती है, मन की तरह तरह की बातें जो उनमें चलते रहती है, उससे दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं। और युवा अवस्था तो दिग्भ्रमित होने का है ही। और सबसे बड़ी कमजोरी युवाओं की होती है दिग्भ्रमित होना, मीन्स डायरेक्शन के प्रति ना जाके दूसरा जगह चले जाना। वैशाली से विराट विक्की जी का ये आ रहा है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सुपर सर जी, विक्की जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे अच्छे मित्र हैं। और देवी लाल दांगी जी का भी आभार व्यक्त। कैसे आगे लाया जाए दांगी समाज के युवाओं को? ज़रूर सब लोग अगर चाहेंगे तो युवा एकजुट अगर होंगे, उसके लिए क्या करना है सर? आप राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, या देश की जिस भी कोने में हैं, युवाओं को सशक्त कीजिए, एक दूसरे से कनेक्ट रहिए। आप दूसरे कास्ट के लोगों से भी सीखिए। जैसे मुस्लिम समुदाय के बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, कम से कम सप्ताह में एक दिन बैठते हैं। आप देखिए, आपके समाज के लोग देखिए और आप खुद समझिए कि आपके पास न तो महीना में एक दिन बैठने का समय है, न 3 महीना में है, न 1 साल में है, न 3 साल में है। बुद्धिजीवी लोगों से भी पूछिए और अपने युवाओं से भी पूछिए, अपने महिला, किसान और नेताओं, राजनेताओं से भी पूछिए कि आपने क्या मंच बनाया है और अपने समाज के लोगों को बढ़ाने के लिए क्या योगदान दिया है। राजनीति करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, काम करने के लिए 1% भी नहीं है आपके समाज में। और 1% इसलिए नहीं है कि न तो उनके पास आर्थिक स्थिति है, न तो शैक्षणिक स्थिति मजबूत है, न तो सामाजिक स्थिति मजबूत है। और पैर खींचने के लिए तो मालूम है क्या स्थिति है आपके समाज की। तो मैं वो भी नहीं कहता हूँ, जहाँ गंदगी होती है वहाँ भी कीचड़ में भी कमल, आप ऐसा भी ना हो। और हम लोग ये शब्द ही जानते ही नहीं हैं, असंभव हम लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं है। और अगर वास्तविक क्षत्रिय है तो क्षत्रिय की परिभाषा जो लिखते हैं, बोलते हैं, उनसे भी पूछिए और समझिए कि क्षत्रिय का परिभाषा ये नहीं होता है कि सिर्फ घरों में बैठकर दुबकने से और अपनी रोटी सेकने से। क्षत्रिय का मतलब ही होता है कि आप किसी को कुछ दें और देने की क्षमता रखें, तभी आप क्षत्रिय हैं। और क्षत्रियता का भाव लोग भूल चुका है। अगर वास्तविक में क्षत्रिय का हम लोग का भाव जाग जाए तो वह दिन दूर नहीं कि हम लोगों का भी योगदान होगा यह देश के लिए, और देश को उन्नत राह बनाने के लिए हम लोगों का भी एक बड़ा योगदान हो सकता है। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं
कि आपका भी योगदान होना चाहिए और सभी का योगदान से संभव है। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। हम लोग को देहाती कहावत हम लोग को ये चरितार्थ करना होगा और समझना होगा, और सबको एक मंच पे लाने की ज़रूरत है, जुड़ने की ज़रूरत है। और द्वेष भावना सामाजिक और एक दूसरे से कलह होते रहते हैं। समाज की परिभाषा भी वही है कि तीन लोग हैं तो कभी उससे बिगाड़ होगा, उससे बनाव होगा, कभी उससे अच्छी दोस्ती होगी, उससे दोस्ती बुरा हो सकता है। लेकिन वह सिद्धांत को भूलकर हम एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करें और किसी को पैर खींचने के बजाय आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तभी हमारा समाज डेवलप कर पाएगा। और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ज़रूरत है इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों को जोड़ने की। इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग अगर नहीं जुड़ेंगे हम लोगों का तो डेवलपमेंट, मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ और आज भी दोहरा रहा हूँ कि आप जैसे कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा करो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, तो अच्छे लोग अगर समाज में नहीं बैठेंगे, नहीं आएंगे तो कैसे हो पाएगा। सर, दिल्ली में जो अभी बच्चों ने सोशल मीडिया में चैटिंग की है, जो बहुत विचारणीय विषय है, उसके बारे में आपका कहना चाहेंगे। सर, सोशल मीडिया पे चैटिंग जो चल रही है करते हैं, अच्छी बात है, तो बच्चों ने भी की है और विचारणीय विषय है। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है सर, और अपनी बात को आप फ्रीली रूप से कह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। यहाँ पे सेंसरशिप नहीं है जैसा कि चाइना और पाकिस्तान में लगी हुई है। वहाँ पे मीडिया और खुल के यहाँ पे नहीं ये किया जा सकता। कभी कभी हुआ है सोशल मीडिया पर भी जो लोग लिखे हैं तो आक्रामक रूप लिया है गवर्नमेंट के लोगों ने या पदाधिकारियों ने या दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने। लेकिन फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया पे माध्यम है, ट्विटर हैं, यूट्यूब हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको खुलकर कहने का मौका मिला है। आज देखिए लोग किसी भी तरह का कहीं पे भी कोई समस्या होता है, कोई दोहन करता है, प्रशासन अगर ये करती है तो वहाँ पे तुरंत उस पर एक्शन होती है। लव कुमार रेड्डी जी, आप वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं, धन्यवाद। विक्की जी बोल रहे हैं कि दांगी हाजीपुर छात्रावास में के बारे में बताएं। छात्रावास में जो रह रहे हैं छात्र, उन लोगों को मैंने बीच में टिप्स भी दिए थे। बिहार में कई छात्रावास का हमने दौरा किया, लगभग सभी छात्रावास कुछ कुछ बच गए थे, तो उन सब छात्रावास में जाके हमने पर्सनल मिला है। और आप लोगों का वैशाली का छात्रावास काफ़ी अच्छा, वहाँ का रिस्पांस हमने जो देखा कि आप लोग रूटीन वाइज वहाँ पे पढ़ा करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, पढ़ाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। दीपेश जी को भी धन्यवाद, विक्की जी को भी। वहाँ पे जो है चंद्रेश जी वगैरह जो वहाँ पे निकाले हैं, कई छात्र वहाँ पे नौकरी ले चुके हैं। तो इन सब में आप लोग का कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा मायने रखा है। और आपने वास्तविक में अगर सबसे बड़ा एकजुटता की मिसाल की है और युवाओं को एकजुट करने का प्रयास जो किया है, आपको बहुत बहुत बधाई विक्की जी। आपने जो वहाँ पे रूटीन वाइज किया और सीनियर छात्र जूनियर को वहाँ पढ़ाते हैं, आज भी रूटीन वहाँ पे बना हुआ है। और छात्रावास में जो बच्चे आते हैं, गांव से आते हैं, गरीब असहाय बच्चे होते हैं, उन लोगों को रखा जाता है छात्रावास में, और युवा खास करके ध्यान देते हैं। तो उन सब चीज़ों पर है। और छात्रावास में और छोटी छोटी कमियां हैं, उस पर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश किया जाए। ऐसा नहीं है, वहाँ भी डेवलपमेंट हो सकते हैं। और कई छात्रावास हैं गया में, नवादा में, तो आप लोगों का भी एक बड़ा योगदान रहा है और सामाजिक डेवलपमेंट में एक आप बहुत बड़ी कड़ी बन सकते हैं। छात्रावास में रहकर आप इसका लाभ उठाएं और अपने ज़िंदगी का एक एम बनाएं। एक उद्देश्य अगर नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं है, आप मिट्टी समान हैं, आप धूरी समान हैं। एक उद्देश्य बनाइए, रूटीन बनाइए और अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, आप सफलता का शिखर जरूर पाओगे। यह मेरा वादा है, दावा भी है, और हम जो करके देखे हैं, महसूस किए हैं, वो बता रहे हैं। हम भी बहुत बड़े ऐसा नहीं है, हमारी भी चाहत आज भी हर लोगों की होती है कि IAS होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, लेकिन हम आज भी लेबर करते हैं। मैं अभी शिक्षक हूँ, अपने बदौलत हूँ, और जहाँ भी रहता हूँ, जहाँ भी जिस भी रूप में हूँ,
तो मेहनत पे सिर्फ विश्वास करता हूँ। हमें ये नहीं लगता है कि जो है हम थोड़ा सा मेहनत करें और ज़्यादा पाएँ, इस तरह की हमारी चेष्टा नहीं रहती है। और दोबर और गोबर की कहानी बहुत सारे लोग करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर हम लोगों का कर्मवादी व्यवस्था के लोग विश्वास नहीं करते हैं। आप भी ऐसे ही सोचें, ये हमारा एक निवेदन होगा। और सोचने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि सोचने, जीने, खाने, रहने की यहाँ पे खुली छूट है, पूरी छूट है भारतीय लोगों के लिए। तो मैं बता रहा था कि युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित ना हो। आपको कभी ध्यान दिए होंगे कि डिग्रियां जो यहाँ पे मिल रही है, डिग्री लेने के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं, वो डिग्री कोई काम का नहीं होता है दोस्त। डिग्री को सिर्फ डिग्री ये नहीं करें। विद्यार्थी सरनेम दांगी समाज में आते हैं, फिर कौन में से हैं सर? मैं भी दांगी समाज से ही हूँ सर। और जात को, चूँकि यह जातीय व्यवस्था जो अभी जो चल रही है उसे छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं सिर्फ अपने जात पे ही विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे पहचान हर जात में है, हर लोगों में है, और हर लोगों के लिए मैं काम करता हूँ। और मानवता के नाम पर भी, चूँकि जो दायित्व है समाज में, तो उसका भी हम निर्वहन करता हूँ। खाली समय में अपना समाज के लिए समय देता हूँ। बाकी समय जहाँ काम का होता है, पूरी समय अपनी तन्मयता से और टाइम से मैं अपनी नौकरी में, अपना काम में विश्वास रखता हूँ और वहाँ पे काम करता हूँ। और अपील भी करते हैं, जितना भी खाली समय होता है, जो बल्कि होता है कि बच्चों का और अपने परिवार के साथ जो समय देना होता है, उसको हम माइनस करके समाज के लिए काम करता हूँ। और दिन रात कुछ सोचता रहता हूँ कि आखिर देश के लिए, युवाओं के लिए और अपने समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। बस यही मेरी चेष्टा रहती है, और कुछ उद्देश्य नहीं है, कुछ लोभ भी नहीं है। बहुत बड़ा समाज सेवी इसमें लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें ऐसा भी अथी में लिखा गया होगा कि मैं एडिटर हूँ। एडिटर के ये से बता दूं कि मैं त्यागपत्र दे चुका हूँ, उसमें एडिटरशिप में अभी नहीं हूँ। ग्रामीण चहल पहल का उसके लिए सिद्धार्थ जी, आर्किटेक्ट सिद्धार्थ कुमार को मैं बना चुका हूँ। हाँ, लिखने की शौक़ है, लिखते रहता हूँ और लिख भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और लिखने की आज़ादी है, कोई भी कहीं भी लिख सकता है। और प्रयास करता हूँ, समाज सेवा करने की भी छूट है, कहीं भी कोई भी समाज सेवा कर सकता है, इसके लिए कहीं पे कोई बैन नहीं है। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि पत्रिका के लिए भी काम करता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं कोई किसी भी तरह का पैसा नहीं लेता हूँ, और न तो समाज सेवा के लिए और न ही पत्रिका के लिए या फिर अखबार के लिए। तो हम इंटरनेशनल मीडिया में भी लिखते रहते हैं, रेडियो में भी कभी कभी स्पीच, वहाँ पे भी वार्ता होती रहती है, वार्ता के लिए मैं जाते रहता हूँ, रेडियो स्टेशन में भी। तो मैं चाहता हूँ भी कि आप भी पत्रकार बने, क्यों नहीं। आप अपनी बातों को रखने के लिए कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? आपकी अगर बात किसी पत्रिका में छपती है, कहीं पे आप बोलते हैं, आप सोशल मीडिया पर भी बोलने की अगर अभ्यास करते हैं, तो इसमें खराबी क्या है? आप भी कुछ करें, और समाज को अगर वास्तविक देना है तो इसके माध्यम से दिया जा सकता है। ये एक अच्छा मंच है। सोशल मीडिया ही नहीं, किसी भी चैनल, पत्र पत्रिका के माध्यम से अपनी बात को लिखने की छूट है। और लिखिए, नहीं लिखिएगा तो आप सीखिएगा नहीं। और लिखिए, पढ़िए, किसी भी तरह को चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो देहाती कहावत है कि वैसे बुद्धि आती है। जिस तरह से आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी अंदर जो बचपना है वो धीरे धीरे जाएगी और आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो आप प्रयास करें। सर, मेरे पास विद्यार्थी सरनेम वाले रहते हैं जो बिहार से हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने पूछा कि बोले हम दांगी समाज से नहीं हैं इंदौर में। वो मैं प्रेम कुमार विद्यार्थी लिखता हूँ सर। मेरा जो है होंगे कोई और विद्यार्थी शायद होंगे, सुनील विद्यार्थी भी हैं, तो हो सकते हैं सर। हेमराज जी धन्यवाद। हम आते हैं, क्योंकि समय कम है सर, हम 5-7 मिनट में हम चाहेंगे कि ख़त्म करें, क्योंकि ग्रामीण चहल पहल पेज पे भी लाइव आने वाले हैं। आज आईएएस की तैयारी और बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे किया जाए, ग्रामीण चहल पहल पेज पे 8 बजे से शुरू होने वाला है। और अमितेश सर लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए भी हमें थोड़ी तैयारी करनी है।
तो हम चाहेंगे कि 5-7 मिनट में हम अपनी बात को जल्दी जल्दी रखें, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो ये करें, क्योंकि 8 बजे से पहले छोड़ देंगे सर। तो हम बता रहे थे कि वैसी बुद्धि आती है जैसे जैसे उम्र बीतती है, आदमी में निखार आती है, युवाओं में निखार आती है, और इसे हम कतई भूल नहीं सकते। और हमें ही नहीं, ये बुज़ुर्गों को भी कहावत एक बनाई गई है जो काफ़ी चरितार्थ हुआ है। तो हम आगे देखेंगे कि अक्सर देखा गया है कि लोग काम न करके ज़्यादा लाभ की बात करते हैं। सोच को विकसित करने के लिए हम लोग जो है मेहनत करें, बगैर मेहनत का कुछ ये नहीं हो सकता है। हम लोग अनसक्सेस होने का कारण को ढूंढें। हम लोग सक्सेस न करके अनसक्सेस अगर हो रहे हैं कहीं पे, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी, और कमी को हम लोग पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और अच्छे लोगों से गाइडलाइन ले सकते हैं। और हम लोग तो हमेशा कैरियर काउंसलिंग की बात करते रहते हैं। हम लोग को तो कैरियर काउंसलिंग के लिए बताने के लिए नहीं लोग होते थे। हम लोग गांव से हैं, और उस जगह से जहाँ पे रिमोट एरिया है, और किसी भी तरह का साधन नहीं थे, पैदल चलकर और गाड़ी में लटक छटक कर साइकिल से 5-7 किलोमीटर किसी तरह से पैदल जाना पड़ता था। मैं उस गांव से हूँ। तो कल की स्थिति को हम अगर ये करें तो बहुत भयावह थी, और आज भी जो हम लोग को इसको देखना होगा। तो हम लॉकडाउन पीरियड में जो ये अभियान चलाया जा रहा है कोरोना से रिलेटेड, कोरोना से जो घर में बैठे हुए हैं उसके लिए भी एक तरह से अभियान है, और दांगी प्रवाह ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाया है। और मैं भी बीच बीच में दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से और ग्रामीण चहल पहल के माध्यम से, या फिर जूम मीटिंग के माध्यम से, इस तरह से लोगों से मुखातिब होता रहा हूँ, बताते रहे हैं और अपने संदेश को देते रहे हैं। बातें बहुत सारी है, हर चैप्टर पे बात करने के लिए है, लेकिन है क्या कि अभी की स्थिति को देखना होगा कि युवा आखिर जा कहाँ रहा है। हम लोग थोड़ा सा इस पे भी करेंगे कि बेरोजगारी का दंश झेल रहा है देश, पूरा देश जो है। अभी आज खुद देखिए कहाँ कहाँ लोग बेरोजगारी से नहीं जूझ रहा है। आज कौन बेरोजगार नहीं है, और बेरोजगारी से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे हम लोग ध्यान देंगे। तो इसकी स्थिति को हम लोग देश के कोने कोने से आप लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और यह रोज़गार आखिर कौन देगा, कहाँ से आएगा? अगर हम बढ़िया से पढ़ लिख लिए तो हमारा बुद्धि कोई चुरा लेगा क्या? मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी भी विद्यार्थी शायद इसलिए नाम रखे होंगे कि मेरा बेटा कुछ लायक बने। और मैं मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी मौत जो हो गई थी 2004 में सर्पदंश से हो गई थी। और आप समझ सकते हैं कि गांव में कितना ये झाड़ फूक की समस्या रही होगी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। हम लोग पढ़ रहे थे, गया में रह के पढ़ाई करते थे उस समय। तो हम लोग ये स्थिति को हम लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितना हम लोगों के सामने व्यापक तौर पे है, और सब जन है, मतलब सब लोग जान रहे हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में छात्र जो है आवेदन करते हैं, और नौकरी कितनी की होती है, बेरोजगार कितने रह जाते हैं, और उसके लिए फॉर्म के लिए पैसे कितने लोग देते हैं, कितना रुपया ली जाती है, ऑनलाइन के लिए कितना मारा मारी होती है, परीक्षा देने के लिए देखिए ट्रेनों में कैसे छात्र लटक पटक कर जाते हैं। आज कोरोना के चलते जो है लॉकडाउन हुआ, तो देखिए बाहर से छात्रों के आने के लिए कोटा, दिल्ली सबसे ज़्यादा कोटा में छात्र थे, हर राज्य के छात्र थे। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 14 लाख छात्र कोटा में रह के पढ़ेंगे। तो बिहार, झारखंड और दिल्ली का क्या होगा समझ लीजिए। यहाँ की इंस्टीट्यूशन कहाँ गई, यहाँ के शिक्षक कहाँ गए, यहाँ के शैक्षणिक संस्थान कहाँ गए? आखिर क्या हो रहा है हम लोगों में? हम लोग अगर इस तरह का एजुकेशन करते रहे तो आने वाला दिन में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है युवाओं की, और ये एक बड़ी चुनौती है युवाओं के सामने। आप देखिए, अगर रोजगार में अगर यहाँ पे आपको स्थानीय स्तर पे बिहार में बता रहे हैं कि 17 से 25 लाख जो है यहाँ से कारीगर गए थे। आखिर यहाँ रोजगार रहता तो यहाँ पे बाहर में क्यों जाते? और भूखमरी की स्थिति, ट्रेन से कटकर मौत हो रही है। बताइए कितनी भयावह घटना, कितनी दर्दनाक घटना है। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से दिल धड़क उठता है, एकदम कांप उठता है कि क्या हो रहा है देश को, और क्या कर रही है सरकारें, क्या कर रहे हैं लोग, और हमें क्या करने की ज़रूरत है। युवा आखिर बैठा हुआ क्यों है, सोया हुआ क्यों है?
और अगर 65% और बता रहे हैं कि यहाँ इतने संख्या में युवा हैं, मीन्स 70 करोड़ युवा हैं, और संसद में कितने युवा हैं आप खुद देख लीजिए, और उसमें है भी तो कितने पढ़े लिखे हैं। क्या कर रहे हैं युवा पढ़ाई के लिए? आप इसके लिए भी महसूस कर सकते हैं कि अभी तक जो स्थिति जो हम आप लोग को सामने देख रहे हैं कि पूरा भारत टेक्नोलॉजी, पूरा विश्व टेक्नोलॉजी का पूरा जो है नंगा नाच नाच रहा है, लेकिन भारतीय क्या कर रहे हैं? भारतीय युवा क्या कर रहे हैं? भारतीय युवा क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी की पूजा कर रहा है, और टेक्नोलॉजी की पूजा करके कर्म को बदौलत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर यही मार्गदर्शन, यही टेक्नोलॉजी 10 साल 20 साल पहले आता, हम लोग स्थिति को देख सकते हैं। जो 18वीं शताब्दी में अमेरिका लंदन करता है वो 19वीं शताब्दी में भी नहीं मिलता है सर। 20वीं शताब्दी में भी हम लोग अभी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। तो हम समाज को, अपने युवा को अगर नहीं देंगे तो कैसे हम बढ़ने की उम्मीद करते हैं? भारतीय लोग जो है अभी हम महसूस कर सकते हैं कि इसरो में और अमेरिका के जितने भी कंपनियां हैं या फिर लंदन की कंपनियां हैं, अन्य जितने भी देश हैं, कहाँ नहीं है भारतीय, कहाँ नहीं है भारतीय इंजीनियर। तो यहाँ के काबिल इंजीनियर, काबिल लोग अगर भारत में जगह नहीं मिल पाए, भारत के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो क्या हम लोग सोच रहे हैं सर क्या होगा इस दुनिया को? बहुत बड़ी सोचनीय प्रश्न है। तो हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अभी ताज़ा घटना जो कोरोना की कहर ने सरकार जो हकीकत बयान की है, ये सही नहीं है, और हम लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत होगा। युवाओं को काम देने की ज़रूरत भी है, पढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें दक्ष बनाने की ज़रूरत है, और दक्षता तभी आएगी जब वो पढ़ेंगे, सही मार्गदर्शन उन्हें मिल पाएगा। तो समाज का यह भी दायित्व है कि सबसे पहले हम शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करें, और शैक्षणिक मजबूत अगर हो गया तो कोई भी उस युवा को रोक नहीं पाएगा किसी भी स्थिति तक कहीं भी पहुंचने के लिए। विश्व के हर कोने तक और वह जगह तक पहुंच सकता है जो हम सोच नहीं सकते हैं। क्या हमारे समाज में बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं? क्या हमारे समाज में 100 IAS हैं? हम दर्जन की भी बात कर रहे हैं तो दर्जन में भी घट जाएंगे। हम जज की बात करते हैं, क्या 1 दर्जन जज हैं? क्या 1 दर्जन मंत्री हैं? क्या 1 दर्जन विधायक हैं? क्या 1 दर्जन युवा ऐसे हैं जो देश के सर्वोच्च कंपनी में स्थापित हो, देश के नई कंपनी को स्थापित कर रखा हो, नई दिशा के लिए सोचता हो? तो सिर्फ इस तरह से काम करने से नहीं होगा। देश के सर्वोच्च नागरिक बनना है, देश के अच्छे नागरिक बनना है, और समाज को अगर उन्नत राह पर दिखाना हो तो युवाओं को सोचना होगा, समझना होगा, एक मंच पे लाना होगा, और बुद्धिजीवी और जितने भी फंडिंग करने वाले लोग हैं, समाज में दानदाता हैं, तो उन सब सोचो जगह, अच्छे जगह पर पैसा आपको लगाना होगा। वरना समाज में रोटी सेकने वाले लोगों की कमी नहीं है, और रोटी सेकते सेकते आपका समाज को 100 वर्ष पूरा हो चुका है, 100 वर्ष निकल चुका। हम लोग 50 वर्ष पीछे चले गए हैं। अगर समाज में वास्तविक अगर स्थिति को संभालना है तो आप एक मंच पे लाइए, ये आप सोचिए खुद कैसे इसको विकास कर पाएंगे। और विनाश के कगार पर पहुंचा रहे हैं ऐसे लोग। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिग्भ्रमित करने के लिए लगे हुए हैं, युवाओं को मोड़ने के लिए, रोकने के लिए तरह तरह की साजिशें चाल खेल रहे हैं। क्या इस तरह के लिए युवा पैदा लिया है? और युवा इतना बेवकूफ़ है कि आपकी नापाक हरकत को समझते हुए कुछ नहीं करेगा, आपको समाज इसी तरह से चलने देगा। हो सकता है कि आपकी रोटी बंद हो जाए, इसीलिए अभी से ही आप लोग बंद कर दें गलत चाल खेलना और गलत रूप से इस्तेमाल करना समाज के लोगों को बीच में। समाज के लोगों को बरगलाए नहीं, युवा जाग चुका है और ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए आ रहा है। और ऐसे संगठन, ऐसे सामाजिक संगठन को मैं वेलकम करता हूं जो वास्तविक काम कर रहे हैं, और नहीं काम करने वाले हैं वो आप घर में चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाएं। और अगर अच्छे काम करने वाले हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। सब लोगों को एक साथ लेके चलिए। हमें पैसा कमाने की लालच नहीं है। यहाँ दांगी का पैसा और अधिक नहीं मांगने चली है। दांगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा नहीं मांग रही है, या कोई भी संगठन पैसा नहीं मांग रही है। अगर काम करने वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ाइए, वरना लात मारने के लिए सीखे नहीं तो समाज को बहुत गर्त में ले चले जाएंगे। समय हो रहा है और बातें बहुत सारी करनी थी,
थोड़ा सा मैं उत्तेजित हो चुका हूँ। अगर कुछ गलत बोले होंगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं इस तरह का बोलता हूँ और मैं इसलिए बोलता हूँ कि किसी की चाटुकारिता मैं नहीं करता, हमें किसी का ये नहीं है, और बोलने की आज़ादी है, बोलने के लिए मैं छूटी हूँ। और पत्रकारिता में मैंने वही सीखा है और स्वतंत्र पत्रकारिता की है, कभी किसी का ये तलवा चाटने की पत्रकारिता हमने नहीं की है। और वही गुण होना चाहिए, वही गुण सिखाने की ज़रूरत है युवाओं को। अगर वास्तविक कुछ करना है दोस्तों तो एक मंच पे आइए, युवाओं को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, वरना तो लड़ते झगड़ते अपनी ज़िंदगी समाप्त कर दीजिएगा। अब 200, 250, 150 वर्ष की आयु नहीं होती है, 10-20 वर्ष जो भी करने की हम लोगों के लिए क्षमता अभी 5-10 साल है। 5-10 साल जो काम लेना है आप लोग लीजिए, वरना समाज को जैसे ले चलना चाहते हैं रसातल में लेके जाते रहिए। बुजुर्गों से और समाज के जो ओहदेदार पदों पर आसीन हैं वैसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप युवाओं को आप बच्चा समझकर, आप अपने सहपाठी समझकर या अपने बेटा समझकर उन्हें आप समझाएं, बुझाएं और आगे बढ़ने के लिए कुछ राह दिखाएं। हमें भी आप मार्ग प्रशस्त करते हैं तो हम वेलकम करेंगे आपका। तो हम बता रहे हैं कि मानव मानव नहीं रहा, दानव हो गया है। मानव मानव नहीं रहा, दानव हो गया, इसका भी कारण रहा है। और आप समझ सकते हैं कि दानवता का रूप क्यों ले लिया है। भेड़ बकरी की तरह मानव काटे जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, देख कर लग रहा है कि खा जाएगा, काट दे रहा है लोग। आदमी की स्थिति में नहीं रहा, अपनी व्यक्तित्व को खोता जा रहा है। मानव संस्कार भूल गया है, अपना संस्कार भी। हम लोग की दांगी समाज का एक अपना संस्कृति सभ्यता होता है और अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए दांगी समाज पूरे विश्व में जाना जाता है और इसकी पहचान एक अलग छवि है जहाँ भी हो। तो इसके लिए भी आप लोग को समझने की ज़रूरत है और जानने की भी ज़रूरत है। तो हम लोग को समाज में मानवता, संस्कार, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और इसे आगे बढ़ाना होगा। पृथ्वी, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सबों को हमको प्यार करना है, इन लोगों को बचाना है। प्रकृति को अगर हम लोग कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, ये लोगों को भी बताएं, हम लोग ये करें। हमें आज भी इस बातों का मलाल लगता है कि हम प्रकृति के साथ हमेशा छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम न तो पेड़ पौधा लगा सकते हैं और न उन्हें संरक्षण कर सकते हैं, न बता सकते हैं, न अभियान चला सकते हैं, तो क्या हम इस देश के लिए हैं, क्या हम पृथ्वी के लिए किए। पृथ्वी ने या फिर इस देश ने, इस संसार ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया और हम इस शरीर से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हम लोगों के लिए एक सोचनीय प्रश्न है। पर यहाँ इंसानों का बहुत बुरा हाल है। अच्छे इंसान हैं, अच्छी तरीके से नहीं समाज में चल पाते हैं, तोड़ मड़ोड़ की राजनीति हर लोगों तक चलते रहता है। देवराज जी, युवा बदलेगा तो देश समाज बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कहते हैं कि इससे अगर बचाना है तो समय भी बहुत हो चुका। मैं अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि बुद्धि दिमाग है पर इस्तेमाल करना नहीं चाहते। बुद्धि है, दिमाग है पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। शब्द तो है पर बोलना नहीं चाहते। शब्द तो है पर बोलना नहीं चाहते। जुनून तो है पर करना नहीं चाहते। शरीर तो है पर बलवान हमें नहीं बनना। शरीर है, शरीर पे गुर भी है, तो बलवान नहीं बनना। और इस तरह से हमें किस तरह छुपे बैठे रहना। तो मैं अंत में एक बात कहकर रखना चाहूँगा कि दाद देते हैं गर्दिशें, ज़िंदगी एहतराम करती है। राही राह न छोड़े तो मंजिलें झुककर सलाम करती है, मंजिलें झुककर सलाम करती है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद, बाय।